अस्सलामुअलैकुम। दूसरी तरफ पहाड़ी के गार में जोगी बड़बोला अपने जंतर मंतर में लगा हुआ था। वो भी पांसा फेंक रहा था। उसके सामने भी 3 का अदद आ रहा था। वो जेरे लब बुड़बुड़ाने लगा, मैं इस टेलीपैथी जानने वाले को फांसना चाहता हूँ, मगर ज़बरदस्त रुकावटें हैं। ये मालूम नहीं हो रहा है कि वो कैसी रुकावटें होंगी। टैक्सी ड्राइवर ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि होटल में आने वाला वो शख्स टेलीपैथी जानता है, एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ है। ड्राइवर उनका नाम नहीं जानता था। जोगी बड़बोले को फरमान और अनीता का नाम मालूम होता तो वह बिदक जाता, होशियार हो जाता। ये समझ लेता कि जिस चंडाल जोगिया के खिलाफ महाजराई कर रहा है, उसी की बेटी उस टेलीपैथी जाने वाले शख्स के साथ है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने एक तरफ रखे हुए हैंडबैग को उठाया, फिर तेजी से चलता हुआ गार से बाहर आ गया। गार के बाहर उसकी 2 घोड़ों वाली एक बग्गी खड़ी रहती थी। वह इसमें बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। वो इस शहर में और आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर था। कभी किसी ज़रूरत से शहर में आता था और बड़ी शान से 2 घोड़ों वाली खूबसूरत सी बग्गी में बैठकर मुख्तलिफ मुकामात से गुजरता था। तो उसे देखकर मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े अकीदत से हाथ जोड़कर झुक झुक कर प्रणाम करते थे। इस वक्त भी वो शहर की सड़कों से गुजर रहा था। लोग अकीदत से उसके सामने झुक रहे थे। वह बग्गी होटल के सामने आकर रुक गई। होटल का मालिक दौड़ता हुआ उसके सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, बड़बोले महाराज की जय हो। आपने यहाँ आने का कष्ट किया। आप हुक्म देते तो मैं आपके चरणों में चला आता। वो बोला, हम खुली हवा में सांस लेना चाहते थे। तुम्हारे होटल की चाय पीने को जी चाह रहा था, इसलिए चले आए। उसी वक्त वो ड्राइवर भी वहां आ गया। उससे बोला, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने कहा, हमारे साथ आओ। वो होटल के मालिक के साथ अंदर आए। जोगी बड़बोले ने मालिक से कहा, तुम चाय के लिए कहो, हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। होटल का मालिक चला गया। बड़बोले ने ड्राइवर से कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है और उसके साथ लड़की कौन है? उनके नाम मालूम करो, मुझे उनकी सूरत दिखाओ। ड्राइवर ने काउंटर गर्ल के पास जाकर कहा, मैं आज सुबह 10 बजे 2 पैसेंजर को यहाँ लाया था। एक जवान मर्द था और एक जवान लड़की साड़ी पहने हुए थी। महाराज बड़बोले उनके नाम पूछ रहे हैं, वो किस कमरे में है? काउंटर गर्ल ने रजिस्टर पर उंगली रखकर कहा, आज सुबह से वो ही दोनों आए हैं। उनमें से एक का नाम अनिल शर्मा है और लड़की का नाम अनीता शर्मा। वो रूम नंबर 130 में है। ड्राइवर ने जोगी बड़बोले के पास आकर उनके नाम बताए। वो जेरे लब बुड़बुड़ाया, अनीता शर्मा तो चंडाल जोगिया की बेटी का नाम है, क्या ये वही है या कोई दूसरी लड़की है? उसकी सूरत देखनी होगी। भगवान करिए ये चंडाल की बेटी ना हो। वो वहां से उठते हुए ड्राइवर से बोला, मेरे साथ आओ। उनके दरवाजे पर जाकर पूछो वो बाहर घूमने फिरने जाएंगे या नहीं, मैं तुमसे दूर खड़ा रहूंगा। वो लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल में आए। ड्राइवर ने रूम नंबर 130 के दरवाजे पर दस्तक दी। जोगी बड़बोला वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया। दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। अनीता ने ड्राइवर को देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाना चाहते थे। कहीं घूमने फिरने की खूबसूरत जगह हो तो वहां भी हमें ले चलो। कम ऑन अनिल। फरमान उसके साथ बाहर आया। वह दरवाजा लॉक करके ड्राइवर के साथ नीचे जाने लगे। जोगी बड़बोला अनीता को देखकर परेशान हो गया। अब समझ में आ रहा था, पांसा फेंकने से बार बार नंबर 3 क्यों आ रहा था। मेरे रास्ते में ये कमीनी चंडाल की बेटी आ गई है। जोगिया इसके और अनिल के अंदर आता रहता होगा। मैं कोई दुश्मनी करूंगा तो उसे खबर हो जाएगी। उसने फ़ोन के जरिए अपने एक चेले से कहा। टैक्सी ड्राइवर गंगू एक सवारी लेकर बड़ी मार्केट की तरफ जा रहा है। उसकी टैक्सी में एक मर्द के साथ एक नौजवान खूबसूरत लड़की है। उस लड़की को ख़त्म कर दो। उसके चेले ने कहा, बड़बोले महाराज की जय हो। मैं अपने आदमियों के साथ अभी बड़ी मार्केट जा रहा हूँ। उसे गोली से उड़ा दूंगा। बहुत होशियारी से काम करना। इस मामले में कभी मेरा नाम जुबान पर ना लाना, पुलिस के हाथ ना लगना। महाराज आप चिंता ना करें, मैं मर जाऊंगा मगर किसी को नहीं बताऊंगा कि आपके लिए वो वारदात की है। वो फ़ोन बंद करके होटल से बाहर आया। फिर 2 घोड़ों की बग्गी में बैठकर बड़ी मार्केट की तरफ जाने लगा। अनीता और फरमान मार्केट में थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे थे। ड्राइवर गंगू पार्किंग में टैक्सी के पास खड़ा हुआ था। विक्रम दादा अपने 4 गुंडों के साथ आया। गंगू से बोला, हमें बड़बोले महाराज ने भेजा है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी में एक मर्द और जवान लड़की बैठे हैं। ये तो खाली है। वो दोनों कहाँ गए? क्या वो वापस आएंगे? हाँ, अभी वो खरीदारी करके आएंगे। महाराज ने तुम्हें उनसे मिलने को कहा है? हाँ, उस लड़की को ठिकाने लगाना है। वो परेशान होकर बोला, विक्रम दादा ये क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा महाराज ने कहा है? और क्या तू नहीं जानता? खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं। पहले मैं उनकी सुंदरता की ऐसी की तैसी करता हूँ, फिर उन्हें ठिकाने लगाता हूँ। लेकिन यह महाराज का शिकार है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूर से छुपकर गोली मार दूंगा। विक्रम दादा ने अपने हवारियों से कहा, तुम लोग यहाँ टैक्सी के करीब इधर उधर अनजान बन करो। वो मेरी निशाने से बचे तो तुम उसे छुरा घोंप देना। वो सब इधर उधर चले गए।
विक्रम दादा मार्केट की उस इमारत के अंदर आया, फिर दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। वहां से टैक्सी साफ नजर आ रही थी। वह मतलूबा लड़की को वहां से निशाना बनाकर फरार हो सकता था। वह अनीता और फरमान को नहीं पहचानता था। फिलवक्त पहचान यही थी कि वो गंगू की टैक्सी में आकर बैठने वाले थे। गंगू भी उनसे बात करता तो तस्दीक हो जाती कि वही मतलूबा लड़की है। विक्रम दादा फायर करने के बाद दूसरी मंजिल से बासानी फरार हो सकता था, लेकिन उसके सितारे गर्दिश में थे। अनीता और फरमान दूसरी मंजिल पर आकर एक दुकान से कुछ चीजें खरीद रहे थे। ऐसे ही वक्त एक शख्स अपनी बीवी के साथ कुछ सामान उठाए हुए उस टैक्सी के पास आया। फिर ड्राइवर गंगू से बोला, हमें ठाकुर की हवेली में जाना है। गंगू ने पूछा, साहब ये टैक्सी रिजर्व है, आप किसी दूसरी टैक्सी में चले जाएं। रेलिंग के पास खड़े हुए विक्रम दादा ने जम के निशाना लिया, फिर ट्रैगर को दबा दिया। ठाई की जोरदार आवाज के साथ उस औरत के हलक से एक चीख निकली। वो पीछे जाकर टैक्सी से टकराई, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। विक्रम दादा फौरन ही वहां से पलटकर भागने लगा। शहर में उस कातिल बदमाश को सभी जानते थे, उससे खौफजदा रहते थे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस फरार होने वाले को आगे बढ़कर पकड़ लेता। वो दौड़ता हुआ जीने के पास आया, फिर अचानक ही लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर जीने के एक एक पायदान से गिरता हुआ नीचे चला गया। फरमान ने उसकी टांग पर गोली मारी थी। वो गिरते ही फौरन उठने लगा तो उसके मुंह पर एक ठोकर पड़ी। वो उलटकर फिर गिर पड़ा। इस बार लुढ़कता हुआ जरा दूर जाकर उठकर खड़ा हो गया। उसने घुराकर फरमान को देखा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे आंख मिलाकर बात करता, कुजा ये कि एक अजनबी ने उसके मुंह पर लात मारी थी। वो गुस्से से धाड़ता हुआ हमला करने आया। फरमान ने उछलकर फिजा में घूमते हुए उसके मुंह पर एक किक मारी। वो पीछे की तरफ लुढ़ककर रेलिंग से टकरा गया। इस बार समझ में आ गया कि मुकाबला करने वाला कोई जबरदस्त फाइटर है। अगर वो मुकाबला करता रहेगा तो पुलिस आ जाएगी। इस अजनबी से बाद में निपटा जाएगा। फिलहाल जाए वारदात से फरार हो जाना चाहिए। वो रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूद गया। फरमान ने भी रेलिंग पर से छलांग लगाई। उसके उठने से पहले ही फिर उसके सर पर पहुंचकर उसकी पिटाई करने लगा। उसके हवारियों ने अपने दादा को मार खाते देखा तो उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। अनीता भी दूसरी मंजिल से भागती हुई नीचे आ गई। उसका नील तन्हा 5 गुंडों से मुकाबला कर रहा था, उन्हें मार रहा था, लेकिन अब मार भी खाता जा रहा था। अनीता चीख चीख कर लोगों से कह रही थी, तुम लोग तमाशा देख रहे हो? एक अकेले आदमी का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? इन बदमाशों को मारो, इन्हें पकड़ो, इन्हें पुलिस के हवाले करो। ये कब तक अकेला लड़ेगा? इसकी मदद करो। विक्रम दादा ने अपने गुंडे से कहा, अबे यही है वो लड़की, मैंने भूलकर दूसरी औरत को गोली मारी है। गंगू तू बोलता क्यों नहीं? साले नहीं बोलेगा तो तेरे को नरक में पहुंचा दूंगा। बोल, यही लड़की है ना? गंगू ने हाँ के अंदाज में सारे लाया। एक गुंडा छुरा लेकर अनीता की तरफ लपका। वो सहम कर भागने लगी। 2 गुंडों ने फरमान को पीछे से जकड़ लिया था। आगे से विक्रम दादा और उसका एक चेला हमला कर रहे थे। वो अनीता को बचाने के लिए खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिशें कर रहा था, कामयाब हो रहा था, लेकिन वो चारों तरफ से हमला कर रहे थे। वो हमलों के जवाब में डटकर मुकाबला कर रहा था। इस तरह निर्गे से निकल नहीं पा रहा था। अनीता उस चोरे वाले से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। चंडाल जोगिया उसके दिमाग में था, उसे बचाने के लिए परेशान कर रहा था। उसके अंदर चीख कर बोल रहा था, बेटी इस बदमाश को बोलने पर मजबूर करो, इससे कुछ बोलो, तब वो भी बोलेगा। मैं फौरन उसके दिमाग में आकर तुम्हें बचा लूंगा। वो भागते हुए बोल रही थी, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तुम कौन हो? कुछ तो बोलो, मुझसे दुश्मनी क्या है? लेकिन वो नहीं बोल रहा था। इस बात पर झुंझला रहा था कि लड़की उसके हाथ नहीं आ रही है। फरमान के साथ भी यही मसला था। उसने विक्रम दादा की बातें सुनने के बाद उसके अंदर आना चाहा तो उसने सांस रोक ली। बाकी 3 चेले जैसे गूंगे हो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है? अनीता कब तक भागती रहती? वो बुरी तरह हाँप रही थी। एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। वो दरिंदा फिजा में छुरा लहराते हुए उसके पास आया, फिर उस पर झुककर छुरे का वार करना चाहता था, लेकिन ना कर सका। उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर पड़ी। वह चीखता हुआ पीछे की तरफ पलट गया। दूसरी ठोकर उसके हाथ पर पड़ी। छुरा हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसने झुंझलाकर उठते हुए देखा, आला बीबी उसके सामने पैंतरा बदल रही थी। एक लड़की से मार खाकर वो तैश में आ गया। एकदम से उछलकर खड़ा हो गया, फिर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता हुआ आया। मुकाबले के वक्त गुस्से में आने वाले लड़ाई की तकनीक भूल जाते हैं। फिर आला बीबी ने तो बाबा साहब के दायरे में जबरदस्त ट्रेनिंग हासिल की थी। वो गुंडा उसके सामने एक तिनके की तरह था। वो उसे फूंके में उड़ाने लगी। उसके 2 साथियों ने दूर से अपने साथी को मार खाते देखा तो दौड़ते हुए वहां आ गए। उनकी भी शामत आ गई। वो सोनिया की बेटी थी, बिजली की तरह इधर से उधर लपकती थी। उसने 2-4 हमलों में ही उनके होश उड़ा दिए। उधर फरमान के मुकाबले में अब 2 ही दुश्मन रह गए थे। वो उन दोनों पर भारी पड़ने लगा। पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, वहां भी देर से पहुंची, मगर पहुंच गई। विक्रम दादा और उसके चेलों को गिरफ्तार कर लिया गया। जोगी बड़बोला दूर अपनी बग्गी में बैठा देख रहा था। समझ गया था कि अब उसका दाव वहां नहीं चलेगा। चंडाल की बेटी बच गई है, अब वो चंडाल गुंडों के अंदर जाकर मालूम कर लेगा।
कि उसकी बेटी पर कातिलाना हमला क्यों किया गया था और किसने ये हमला कराया था। अब ये बात छुपने वाली नहीं थी। योगा जानने वाले विक्रम दादा मार खाते खाते बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो चंडाल को अपने दिमाग में महसूस ना कर सका। उसके चोर ख्यालात ने बता दिया कि जोगी बड़बोला अनीता को हलाक करना चाहता है। उसने तैश में आकर जोगी बड़बोले के अंदर आना चाहा। उसने सांस रोक ली। उधर अनीता ने एहसानमंदी से आला बीबी को कहा, तुम ना आती तो वो मुझे जान से मार डालता। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। फरमान ने कहा, अली मैं समझ रहा था तुम ख्याल खुआनी के जरिए नीता को नुकसान पहुंचाओगी, लेकिन तुमने इसकी जान बचाकर दोस्ती और मोहब्बत का सबूत दिया। अली ने कहा, यह अनीता ना होती कोई और होती तब भी मैं इसकी जान बचाती। अब तुम्हारी जान बचाना भी मेरा फर्ज है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम मेरी फिक्र न करो। तुम्हारे लिए तो खतरा ही खतरा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें समझाऊंगी, यहां से चलो। उसी वक्त जोगी बड़बोला दौड़ता हुआ आया। फिर अली से बोला, बेटी तुम बहुत बहादुर हो। मैं देख रहा था तुम तन्हा 3 गुंडों से लड़ रही थी। भगवान के लिए मुझे भी बचाओ। अली ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है। चंडाल जोगिया समझ रहा है कि मैंने उसकी बेटी पर कातिलाना हमला कराया है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अली और फरमान सच्चाई मालूम करने भैया वक्त उसके दिमाग में आए। वो सांस रोककर फरमान से बोला, मैं जानता हूँ तुम ख्याल ख्वानी करते हो, मेरे दिमाग में ना हो। वो चंडाल भी मेरे अंदर आकर जलजले पैदा करेगा। फरमान ने कहा, तुम चंडाल से ना डरो, मैं उसे दुश्मनी से रोक दूंगा। मुझे अपने ख्यालात पढ़ने दो। वो परेशान होकर बोला, मेरे अंदर आने की जिद ना करो। तुम नहीं जानते चंडाल मेरा जानी दुश्मन है। अली ने पूछा, तुम सीधी तरह दिमाग में आने दोगे या तुम्हारी पिटाई करूं? बोलो, लात जूते खाओगे? उसने बेबसी से अली और फरमान को देखा। उन दोनों ने उसके अंदर आकर मुख्तसिर से ख्यालात पढ़े। फरमान ने कहा, अच्छा तो तुमने विक्रम दादा को नीता के कत्ल के लिए यहाँ भेजा था। ये सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हें नीता से क्या दुश्मनी है? उसके जवाब देने से पहले अली ने कहा, यह मालूम करके खुशी हुई कि तुम चंडाल जोगिया के दुश्मन हो। बस अब तुम बेफिक्र हो, वो मेरा भी दुश्मन है। मेरे होते हुए उसका बाप भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें कुछ हुआ तो अनीता को नुकसान पहुंचेगा। फरमान ने ताजुब से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अनीता की जान अभी बचाई है, अब उसके खिलाफ बोल रही हो? अली ने कहा, अनीता की बेहतरी इसी में है कि ये तुम्हें छोड़कर अपने बाप के पास चली जाए। मैं इसका जादू तुम पर चलने नहीं दूंगी। वो बोला, अली मैं तुमसे साफ साफ कह दूं, मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती की थी। अनीता मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है, मेरे साथ रहेगी। ये तुम नहीं बोल रहे हो, इसके बाप का जादू बोल रहा है। जब ये जादू सर से उतर जाएगा तो तुम खुद ही अनीता को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे। तब तक मैं इसके जादू का तोड़ करती रहूंगी। बेहतर है बहस ना करो, यहां से चलो और इसे होटल में छोड़ दो। चंडाल जोगी ने अली से कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। तुम मरने के लिए यहाँ ही हो, अब वापस नहीं जा सकोगी। उसकी बात खत्म होती अली ने एक जोरदार हाथ अनीता के मुंह पर रसीद किया। उसके हलक से कराह निकली। वो चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। फरमान ने गुस्से से तिलमिलाकर अली पर हमला किया। वो चलकर एक तरफ हो गई, फिर बोली, मैंने इसे बेहोश कर दिया। तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? उसने फिर हमला किया। वो फिर बचते हुए बोली, अब वो चंडाल के दिमाग में आकर मुझे चैलेंज नहीं कर सकेगा। हम उसे होटल में छोड़कर यहाँ से जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इस बार फरमान ने फिजा में उछलकर फ्लाइंग किक मारनी चाहिए। उसने झुककर उसे अपने सर पर से उछालकर दूसरी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैंने बाबा साहब के दायरे में कैसी ट्रेनिंग हासिल की है? तुम थक जाओगे, हाँपने लगोगे, लेकिन मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे। मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहती। इस तरह तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होगा तो चंडाल जोगिया तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हमारी आपस की लड़ाई में उसे फ़ायदा पहुंचेगा। वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा लेगा। मैं मानता हूं मैंने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, फिर भी ऐसा गया गुजरा नहीं हूं कि तुमसे मात खा जाऊंगा। मैं तुम्हें समझाता हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यहां से चली जाओ। मैं नीता के साथ खुश रहूंगा। जब तुम जादू के असर से निकलोगे और यही बात कहोगे तो मैं मान लूंगी। अभी तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। फरमान ने इस बार अचानक हमला किया, लेकिन वो गाफिल नहीं थी। उसने पहली बार फरमान के मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। वो लड़खड़ाकर पीछे गया। अली ने अल्पा को मुखातिब किया, सिस्टर थोड़ी देर के लिए आ जाओ। फरमान के दिमाग पर कब्जा जमाओ ताकि दुश्मन इस पर हावी ना हो सके। तुम इसके अंदर आकर हमारे तमाम हालात मालूम कर सकोगी। मैं इसे कमज़ोर बना रही हूँ। ये कहते उसने फरमान पर हमले शुरू कर दिए। वो एकदम से बौखला गया। अली के अंदर जैसे बिजली भरी हुई थी, कभी इधर से कभी उधर से वो बिजली फरमान पर गिर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपना बचाव करे। कुछ समझने से पहले ही वो चकरा कर गिर पड़ा। चंडाल जोगिया उसके दिमाग में आया, लेकिन अल्पा उससे पहले उसके अंदर पहुंच चुकी थी। त्यारे में खामोशी थी, सुकून था। कुछ मुसाफिर नीम दराज होकर आराम से सो रहे थे। कुछ खामोश बैठे हुए थे या अखबार और रिसाले पढ़ रहे थे। कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोनिया सर झुकाए अपने हालात पर गौर कर रही थी। अदनान से मुलाकात होने के बाद ये यकीन हो गया था कि वो जल्दी अपने शौहर और बच्चों तक पहुंच जाएगी। यही क्या कम था कि वो अपने पोते तक पहुंच गई थी। वही पोता उसकी रहनुमाई करने वाला था। उसने सर घुमाकर इस नन्हे फरिश्ते को देखा। वो सीट पर नीम दराज था। इतनी सी उम्र में दुश्मनों के दरमियान रहकर भी बड़ी बेफिक्री से सो रहा था।
उसे न फिक्र थी न परेशानी थी कि दुश्मन उसके खिलाफ कैसे कैसे जानलेवा इक़दामात करेंगे। नींद में उसकी मासूमियत इतनी पुरकशिश थी कि सोनिया उसे चूमने के लिए झुकने लगी। ऐसे ही वक्त उसने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कहा, ग्रैंड माँ, खतरा। अदनान की जुबान से खतरे का लफ्ज़ सुनते ही सोनिया अलर्ट हो गई। वो अपने पोते के बारे में ये यकीन कर चुकी थी कि उसे आगे ही हासिल होती है, इसी के मुताबिक वो बड़े बड़े काम कर गुजरता है, फिर एक बच्चे की तरह नॉर्मल हो जाता है। सोनिया उस पर झुकी हुई थी, उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटे किस किस्म का खतरा है? उनके हाथों में हथियार थे। मैंने अभी ख्वाब में देखा है, मैं फिर ख्वाब देखूंगा। उसने फिर आंखें बंद कर ली। वो अपनी सीट से उठकर आगे पीछे दूर तक देखने लगी। हर तरफ खामोशी थी, सुकून था। उसके पोते ने कहा था कि उनके हाथों में हथियार थे। क्या वहाँ एक या एक से ज़्यादा मुसाफिरों ने अपने पास हथियार छुपा रखे हैं? अगर ऐसा है तो तमाम मुसाफिरों को ताड़ना चाहिए। अगर वो नज़रों में आ जाएं तो उन पर फ़ौरन काबू पाना चाहिए। वो मुसाफिरों पर नज़र डालते हुए एक एक कितार से गुजरते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखें एक्सरे मशीन हो। वो उन सबको अंदर तक देख रही थी। जहाज़ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैठने वालों के पास कुछ नहीं था। वो एक एक की जामा तलाशी नहीं ले सकती थी। उनके चेहरों से, उनकी गुफ्तगू से, उनके उठने बैठने से अंदाज़ा कर रही थी कि वो सब आम से पुरअमन शहरी हैं। वहाँ तकरीबन 150 मुसाफिर थे। हर एक के बारे में अंदाज़ा दुरुस्त नहीं हो सकता था। उसने पायलट कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तरफ खामोशी रही। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा ज़रा सा खुला। एक स्टीवर्ड ने झांक कर पूछा, यस मैडम। वो बोली, जहाज़ कैसे उड़ाए जाते हैं, मैं अंदर आकर देखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, अभी हम परवाज़ के सिलसिले में परेशान हैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें। आप परेशान क्यों हैं? क्या परवाज़ नॉर्मल नहीं है? क्या किसी तरह का खतरा पेश आ सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। हमारा एक टेक्निकल मसला है, हम आपको समझा नहीं सकते, आप आराम से बैठें। उसने पहले की तरह दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो वहाँ से पलट कर कुछ सोचती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने अदनान को देखा, वो गहरी नींद में था। उसने अपनी दादी से कहा था वो अपनी मम्मी को तलाश कर रहे। सोनिया ने कहा था, बेटे तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। उसने इनकार किया था, नहीं मेरी मम्मी जिंदा है, वो मेरे अंदर आकर बोलती हैं। सोनिया ने उसे बेयकीनी से देखकर पूछा था, क्या तुम अपनी माँ को तस्वुर में या ख्वाबों में देखते हो? मैंने उनकी सूरत नहीं देखी, मगर वो मेरे अंदर बोलती हैं और जो बोलती हैं उस पर मैं अमल करता रहता हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी कहती हैं कि वो जिंदा है? अगर जिंदा है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? वो आएंगी, उन्होंने कहा है, वो एक दिन मुझसे ज़रूर मिलेंगी, इसलिए मैं उनकी तलाश में भटक रहा हूँ। उसने पिछली बार पोरस से कहा था, एक खातून अपनों की तलाश में भटक रही है, मैं उनसे मिलने वाला हूँ, उन्हें उनके घर पहुँचाने वाला हूँ। उसकी बात सच साबित हुई। वो भटकने वाली दादी जान के पास पहुँचा हुआ था। फिर यह हकीकत भी पेश नज़र थी कि वो दोबारा सैंडी ग्रे के खुफिया अड्डों तक पहुँच गया। जहाँ भी सैंडी ग्रे छुपता वो पहुँच जाता। तीसरी बार इस त्यारे में उसके बिल्कुल करीब पहुँचा हुआ था। इन तमाम हक़ाइक़ से साबित होता था कि या तो उसे कुदरती तौर पर आगे हासिल होती है या फिर सचमुच उसकी माँ शिवानी जिंदा है और वह ज़रूरत के वक्त अपने नन्हे बेटे के अंदर बोलती रहती है। ऐसा सोचते वक्त सोनिया चौंक गई। उसके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ, मैं अपना माजी भूल चुकी हूँ, खुद अपने बारे में कुछ याद नहीं आता, फिर मैं पोते से ये क्यों कह रही हूँ कि उसकी माँ मर चुकी है? मुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने कैसे कह दिया कि वो जिंदा नहीं है? सब कुछ बोलने के बावजूद जहानत और हाजिर दिमागी सलामत है। अपनी दिफाई सलाहियतें याद हैं। इस तरह जहन के किसी गोशे से ये बात निकल आई कि मेरे पोते की माँ, मेरी बहू मर चुकी है। सोनिया अपने बारे में सोच रही थी। उससे चंद कितार आगे सैंडी ग्रे अपनी सीट पर सहमा हुआ बैठा था। खौफजदा होने की एक बात यह थी कि अदनान उसकी इशारत तक पहुंचा हुआ था। दूसरी अहम बात यह थी कि वह साबी कमजोरी में मुब्तला हो गया, ख्याल खोने के काबिल नहीं रहा। टेलीपैथी के जरिए अपने साथियों को मदद के लिए नहीं पुकार सकता था। उसके दोनों साथी जैक केलर और महाधाबी उसके अंदर आए थे। उन्होंने अदनान की गैर मामूली हरकतों के सिलसिले में बहुत कुछ मालूम किया। इसी नतीजे पर पहुंचे कि इस बच्चे के साथ कोई रूहानी ऐसी अनजानी कुव्वत है जो उनकी समझ में नहीं आ रही। जब उनकी टेलीपैथी नाकाम हो रही है और वो उस बच्चे के दिमाग को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहे, तो दानिशमंदी यही है कि वो इस नन्ही खतरनाक बला से दूर रहें, वरना वो बला सैंडी ग्रे की तरह उनके पीछे भी पड़ जाएगी। उन्हें भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ज़रा सी देर में क्या से क्या हो जाता है। अचानक ही तैयारी की पुरसुकून फिजा में हलचल पैदा हुई। पायलट कैबिन का दरवाज़ा खुला। एक शख्स गन लिए मुसाफिरों के सामने आ गया। एक एयर होस्टेस ने माइक पर कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तैयारी को हाईजैक करके हमें यरगमाल बना लिया गया है। आपसे दरख्वास्त है कि हौसले और सब्र से काम लें, अपनी सीटों पर खामोश बैठे रहें। ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अदनान ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। सोनिया एकदम से उठकर खड़ी हुई। आखिरी कितार के पीछे दो गनमैन खड़े हुए थे। एक ने उसे ललकारा, बैठ जाओ वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। वो बोली, मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ। अब मुंह खोलोगी तो जहन्नुम के टॉयलेट में पहुंच जाओगी। अदनान ने आंखें खोलकर दादी को देखा, फिर उसकी शर्ट पकड़कर खींची। वो बैठ गई। उससे बोली, तुमने दुरुस्त कहा था, उनके हाथों में हथियार हैं।
तुमने ख्वाब में और क्या देखा है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है? हाँ, आप कुछ नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगी। अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वो एक गहरी सांस लेकर सर उठाए, चारों तरफ देखने लगी। आगे पायलट कैबिन की तरफ 2 गनमैन थे। पीछे आखिरी कतार के पास 2 गनमैन खड़े हुए थे। तमाम मुसाफिर सहमे हुए थे। 2-4 औरतें और बच्चे रोने लगे थे। उन्हें डांट डपट कर खामोश रहने का हुक्म दिया जा रहा था। वो सब अगवा करने वाले ब्राजील की मुकामी जुबान बोल रहे थे। सैंडी ग्रे पहले निढाल सा बैठा हुआ था, लेकिन हाईजैक करने वालों को देखते ही सीधा होकर बैठ गया। तैयारी के एक डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर खाने के लिए दवाएं दी थी, जिसके नतीजे में वो किसी हद तक तवानाई महसूस कर रहा था, लेकिन ख्याल खुआने के काबिल नहीं था। अब ये अंदेशा था कि न जाने हाईजैकर्स मुसाफिरों के साथ क्या सलूक करेंगे। उसे अपनी फिक्र थी। वो लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए 2-4 मुसाफिरों को गोली मारकर हलाक कर सकते थे, उसे भी गोली मार सकते थे। अगर वो ख्याल खुआने के काबिल होता तो अपना बचाव भी कर सकता था और अगवा करने वालों को अपने ज़ेरे असर ला सकता था। एक शख्स ने गनमैन से पूछा, कुछ मालूम तो हो, तैयारी को हाईजैक क्यों किया जा रहा है? उन दहशतगर्दों का सरगना पायलट कैबिन से बाहर आकर मुसाफिरों को दूर तक देख रहा था। वो लहीम शहीम कद्यावर पहलवान दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हमारा तुमसे नहीं, ब्राज़ील की हुकूमत से झगड़ा है। उन्होंने मेरे एक भाई और मेरे 2 जांबाजों को गिरफ्तार किया है। उन्हें मौत की सज़ा देने वाले हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो एक हाथ में भारी सी गन उठाए मुसाफिरों के दरमियान से बोलता हुआ गुजर रहा था। अभी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस तैयारी को ब्राज़ील के एक घने जंगल में उतारा जा रहा है। अपने अपने हिफाजती बेल्ट बांध लो। वो बोलता हुआ सोनिया के करीब से गुजरने लगा। ऐसे वक्त उसे उल्टा देना सोनिया के बाएं हाथ का खेल था। वो उसे गन छीनकर उसे निशाने पर रखकर उन तमाम दहशतगर्दों को हथियार डालने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन पोते ने मना किया था। वो झुककर पोते से बोली, ये बोलता हुआ गया है, अभी वापस यहीं से गुजरेगा, मैं इसे लुढ़का सकती हूँ। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं। तुम मना क्यों कर रहे हो? कोई खास वजह तो बताओ, वरना मेरे हाथों में खुजली हो रही है। वो बोला, प्लीज़ ग्रैंड मामा, इस आदमी की बातें सुनो। वो आखिरी कितार तक जाकर वहां से वापस बोलता आ रहा था, यहाँ किसी के पास हथियार है तो वो हमारे सामने लाकर रख दे, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई चालाकी दिखाएगा तो मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ब्राज़ील का एक 8 साल बेटा इस जहाज़ में हमारे निशाने पर है। हम उस बच्चे को गोली मार देंगे, फिर ब्राज़ील की हुकूमत उस चालाकी दिखाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लिहाजा कोई हीरो बनने की कोशिश ना करे। सोनिया ने गहरी सांस लेकर अदनान को देखा। उसका पोता तैयारी में बैठे हुए एक बच्चे की जान बचाने के लिए दादी जान को किसी एक्शन से मना कर रहा था। वो उसके सर पर फखर से हाथ फेर कर बोली, यू आर वंडरफुल। वो सरगना अगली कितार तक पहुंचकर बोल रहा था, ब्राज़ील के जंगल में उतरने के बाद हुकूमत ने मेरे भाई और मेरे जाबाजों को रिहा ना किया तो हर 1 घंटे बाद इस तैयारे के 2 मुसाफिरों को गोली मार दी जाएगी। आखिरी मुसाफिर तक गवर्नर के बेटे को जिंदा रखा जाएगा ताकि वो आखिर तक हमारा मुतालबा पूरा कर सकें। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि मुतालबा मानने तक एक एक मुसाफिर की शामत आती रहेगी। यह सुनकर तमाम मुसाफिरों को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। सैंडी ग्रे बार बार ख्याल खुआने की कोशिश कर रहा था और नाकाम हो रहा था। वो टेरर सप्लायर तंजीम का सरबराह था। अमेरिका के शुमाल से जनूब तक दहशतगर्दों और बागियों को असला सप्लाई किया करता था। ब्राज़ील के दहशतगर्द भी उससे असला खरीदते थे। सैंडी ग्रे उस सरगना को भी पहचान रहा था। उसका नाम किंग बोगार्ड था। वो अब तक लाखों डॉलर्स का असला सैंडी से खरीद चुका था, लेकिन सैंडी को चेहरे से नहीं पहचानता था। इसकी वजह यह थी कि वह सिर्फ ख्याल खुआने के जरिए ऐसे खतरनाक लोगों से लेन देन रखता था, कभी उनके रूबरू नहीं आता था। तमाम जुराइम पेशा अफराद और उनके सरगना सैंडी ग्रे को एसजी के मुखफ़्फ़ नाम से जानते थे। अब वो उस सरगना किंग बोगार्ड से कहता कि वो टेरर सप्लायर्स का सरबराह एसजी है तो कभी यकीन ना करता। उससे मुतालबा करता कि वो हमेशा की तरह उसके दिमाग में आकर बातें करे। फिल वक्त वो इस काबिल नहीं रहा था। उसने एक कागज़ पर लिखा, डियर किंग बोगार्ड, मैं टेरर सप्लायर्स का सरबराह एसजी हूँ। बीमार होने का सबूत भी दूंगा और टेलीपैथी के जरिए हुकूमत से तुम्हारा मुतालबा भी मनवाऊंगा। तुम्हारे भाई को सजाए मौत नहीं होगी। उसने कागज़ को तय करके किंग बोगार्ड की तरफ हाथ ले लाया। उसने अपने मातियत से कहा, देखो वो क्या कहते हैं। मातियत ने सैंडी के पास आकर उसका निशाना लेकर पूछा, हाथ क्यों ला रहे हो? वो तय किया हुआ कागज़ उसे देते हुए बोला, इसे ले जाओ और अपने बॉस को दो। उसने वो कागज़ ले जाकर बॉस को दिया। उसने इसे खोलकर पढ़ा, फिर तेजी से चलता हुआ सैंडी के पास आकर उसे तवज्जो से देखते हुए बोला, क्या तुम वाकई एसजी हो? वह इस बात में सर हिलाकर बोला, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। तुम जब तक टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं करोगे मेरे कैदी बनकर रहोगे। तुम्हें तिब्बी इमदाद मिलती रहेगी। जहाँ इस जहाज़ को उतारा जा रहा है वहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है। खाना पीना और तिब्बी इमदाद सब कुछ मिलेगा। तुम झूठे निकले तो गोली मार दी जाएगी। मैं जल्दी ख्याल खुआनी के जरिए तुमसे बातें करूँगा। अभी तुमसे और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ नहीं सुनूंगा। तैयारी को उतारा जा रहा है।
बाद में तुमसे बातें होंगी। वो चला गया। स्पीकर के जरिए एयर होस्टेस कह रही थी कि जहाज को उतारा जा रहा है, तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट बांध लें। सैंडी ग्रे उस वक्त किंग बोगार्ड से कहने वाला था कि वह इतने मुसाफिरों के साथ एक खतरनाक बच्चे को भी यरगमाल बना रहा है। उसकी दादी फरहाद अली तैमूर की बीवी सोनिया है। उसे उन दादी पोते से होशियार रहना चाहिए वरना शामत आ जाएगी। लेकिन किंग बोगार्ड ने उसकी ये बातें नहीं सुनी थी। सैंडी को अगरचे बहुत बड़ा सहारा मिल गया था, इसके बावजूद ये लड़का बाकी था कि दूसरी बार किंग बोगार्ड से बातें करने तक वो दादी पोता उसकी शामत ला सकती हैं। दुनिया में बहुत से घने जंगलात हैं, उनमें ब्राज़ील के जंगलात भी बहुत घने और जहरीले हशरात से भरे हुए हैं। इतने पेचीदा हैं कि वहां पहुंचने के बाद किसी मुकामी गाइड के बगैर जंगल से बाहर आना मुमकिन नहीं होता। उन जंगलात के एक हिस्से से एक कुशादा पुख्ता सड़क गुजरती थी। उस सड़क पर त्यारी को उतार लिया गया। उस वक्त दोपहर के 2 बजे थे, लेकिन वहां इतने ऊंचे और घने दरख्त थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पूरे जंगल में दिन के वक्त नीम तारीकी रहती थी। रात को इस कदर तारीकी होती थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। तैयारे से तमाम मुसाफिरों को उतरने का हुक्म दिया गया। एक लंबी मजबूत सीढ़ी लगाई गई। वो सब अपना अपना हैंडबैग, सफरी बैग लेकर उतरने लगे। बाहर मशालों की रोशनी में कुछ दूर तक दिखाई दे रहा था। आगे धुंध और तारीकी थी। तकरीबन 2 दर्जन मुसल्लह अफराद दूर दूर तक नजर आ रहे थे। वो तमाम मुसाफिरों को गन पॉइंट पर वहां से ले जाने लगे। कुछ बताया नहीं जा रहा था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। रास्ता नाहमवार था। लंबी खारदार घास थी। घास के नीचे जमीन कहीं खुश्क और कहीं दलदली थी। सोनिया ने अदनान को अपनी पुश्त पर स्कूल बैग की तरह लाद लिया। तकरीबन 6 किलोमीटर तक चलते रहने के बाद तेज रोशनी दिखाई दी। दरख्तों के साए में कैंप लगे हुए थे। जनरेटर के जरिए बिजली की रोशनी पैदा की गई थी। दूर तक बड़े बड़े खेमे लगे हुए थे। हर खेमे में 6-6 मुसाफिरों को रहने का हुक्म दिया गया। सैंडी ने किंग बोगार्ड को देखा। वो बहुत मसरूफ था। कभी अपने जानिसारों को तरह तरह के जरूरी अहकाम दे रहा था, कभी फोन पर ब्राजील के आला हुकाम से बातें कर रहा था। सैंडी अंदर से घबराया हुआ था। वो किंग बोगार्ड को जल्द से जल्द अदनान और सोनिया के खिलाफ आगाह करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए खेमे में आया। वहां दादी पोते को देखकर ठिठक गया। वापिस जाने लगा। सोनिया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आओ यहाँ बैठो। वो नागवारी से बोला, मैं तुम दोनों के साय से भी दूर रहूंगा। तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे। वो बोली, अच्छा, जहाज में तो चूहे बने हुए थे, क्या दिमागी तवानाई बहाल हो गई है? मैं टेलीपैथी के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इन दहशतगर्दों का हथियार सप्लाई करता रहा हूँ। इनके बॉस किंग बोगार्ड से मेरी दोस्ती है। मैं भी जाकर उसे बताऊंगा कि तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उसके लिए भी खतरनाक हो। उसे भी किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हो। उसे मालूम होगा कि तुम दोनों का ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से है। तुम बीवी और ये पोता, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तेजी से पलटकर चला गया। सोनिया परेशान होकर सोचने लगी। फिर अदनान से बोली, क्या तुमने मेरे हाथ बांध दिए हैं? अगर मैंने उसे ना रोका, उसे ख़त्म ना किया, तो वो किंग बोगार्ड को हमारा जानी दुश्मन बना देगा। उसे रोकना चाहिए। प्लीज़ मम्मा, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। वो किसी से कुछ नहीं बोल सकेगा। बेटे, वो अभी बोलने गया है। हाँ, गया है। तुम जाकर देख सकती हो। वो बोल नहीं सकेगा। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर बोली, सॉरी बेटे, पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो खैमे से बाहर चली गई। अदनान उसके पीछे चलता हुआ बाहर आया। दूर एक बड़े खैमे की तरफ देखने लगा। वो खैमा किंग बोगार्ड के लिए मखसूस था। सैंडी ग्रे वहां अंदर जाकर एक तरफ खड़ा हुआ था। बोगार्ड फोन पर बातें कर रहा था। उसके करीब 2 गनमैन खड़े हुए थे। वो कह रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी शर्त के बगैर मेरे भाई और मेरे जाबाजों को रिहा कर दो। जब तक वो रिहाई पाकर मेरे पास नहीं आएंगे, तब 15 मिनट तक हर 1 घंटे बाद एक मुसाफिर को गोली मारूंगा। पहला 1 घंटा पूरा होने वाला है। 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट तक मुतालबा पूरा ना हुआ तो तुम पहले फायर की आवाज़ सुनोगे। फिर वो फ़ोन बंद करते हुए गुस्से से बुड़बुड़ाने लगा, कुत्ते, कमीने, मुतालबा पूरा करने में देर कर रहे हैं। उन्हें यकीन होगा कि वह हमें ढूंढकर चारों तरफ से घेर कर हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। मुझे नादान समझकर 12 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। तुम जाओ और एक मुसाफिर को मेरे खैमे के सामने लाओ। 15 मिनट बाद उसे गोली मारी जाएगी। एक गनमैन वहां से जाने लगा। बोगार्ड ने सैंडी को देखकर पूछा, तुम्हें मेडिकल एड मिल रही है? वो बोला, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे पहले ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो सख्त लहजे में बोला, मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हें दिमागी तवानाई मिले और तुम ख्यालफानी करो। मेरे काम आओ। तुम टेलीपैथी के जरिए ब्राज़ील के हुक्मरानों को मेरे आगे झुका सकोगे। जाओ, डॉक्टर से तवानाई की दवाइयाँ लो। मैं भी जाता हूँ, मगर आप मेरी ज़रूरी बातें सुन लें, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचेगा। तुम बड़ी देर से ज़रूरी बातों की रट लगा रहे हो। आखिर क्या बात है, बोलो। बात यह है कि वह अचानक हंसने लगा। बोगार्ड ने डांट कर पूछा, क्यों हंस रहे हो? उसने परेशान होकर सोचा, ये मुझे क्या हो गया था, मैं अचानक क्यों हंसने लगा। वो बोला, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मैं कुत्तों की तरह भौंक सकता हूँ। वो कुत्ते की आवाज़ निकाल कर भौंकने लगा। अंदर ही अंदर घबराने लगा कि ऐसा क्यों कर रहे।
क्या उसके दिमाग में कोई घुसा हुआ है? उसे हंसने फिर भौंकने पर मजबूर कर रहा है। वो बोगार्ड से ये कहना चाहता था। उसी वक्त उसके अंदर जलजला सा पैदा हुआ। वो चीखें मारता हुआ उछलकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बोगार्ड उठकर खड़ा हो गया, अपने मातहत से बोला, देखो इसे क्या हो रहा है? ये जहाज से बकवास करता रहे, अभी भौंकते भौंकते इसे क्या हो रहा है? वो गनमैन उससे पूछ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुछ बोलने के और अपना दुखड़ा सुनाने के काबिल नहीं रहा। सोनिया खेमे के बाहर खड़ी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके पोते ने दुरुस्त कहा था कि सैंडी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकेगा। वो नन्हा फरिश्ता कभी गलत पेशगोई नहीं करता था। असल हकीकत यह थी कि जैक केलर और महाधाबी अपने साथी को मुसीबत में छोड़कर चले गए थे। आपस में मशवरे कर रहे थे कि सैंडी ग्रे अमेरिका के शुमाल से जनूब तक तमाम इलाकों में असला फरोख्त करके खूब कमा रहे। अगर उसे वो तमाम इलाके छीन कर वो अपने किसी आलाकार को वहां का सरबरा बना दे तो पूरे अमेरिका की मार्केट उनके हाथों में रहेगी, खूब मुनाफा हासिल होता रहेगा। ये फैसला करने के बाद वो ख्याल खानी के जरिए उसके तमाम इलाकों में पहुंचकर वहां के कारोबारी हालात और मुनाफे की शरह मालूम कर रहे थे। जब वो सैंडी के दिमाग में आए तो पता चला कि किंग बोगार्ड जहाज के तमाम मुसाफिरों को अगवा करके जंगल में ले आया है। उन्होंने बोगार्ड के अंदर पहुंचकर उसके चोर ख्यालात से मालूम किया कि सैंडी से वो किस तरह असला खरीदता है, वो दोनों राब्ते के लिए कौन से कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद उन्होंने सैंडी को इस अजाब में मुब्तला कर दिया। दूसरी तरफ पोरस का मातियत टेलीपैथी जानने वाला अब्दुल्ला वक्फे वक्फे से अदनान के अंदर आता रहा। उसने पोरस को बताया, सर इस त्यारे को अगवा किया गया है। मैडम अगवा करने वालों से निमटना चाहती हैं, लेकिन अदनान बाबा उन्हें रोक रहे हैं। पोरस ने कहा, जब मम्मा अदनान की बात मानी है तो तुम भी इंतजार करो, देखो कि क्या होने वाला है। जब सैंडी ने सोनिया को चैलेंज किया और बोगार्ड को उनके खिलाफ भड़काने गया तो पोरस ने कहा उसे मुखालफत में बोलने ना दो। अब्दुल्ला उसके दिमाग में पहुंचकर उसे बोलने से रोकना चाहता था। ऐसे ही वक्त वो बेख्तियार हंसने लगा, फिर कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अब्दुल्ला ने समझ लिया कि उसके अंदर कोई उसका दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। वो चुपचाप तमाशा देखने लगा। सैंडी दिमागी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। अब्दुल्ला उसे छोड़कर बोगार्ड के अंदर आया। वहां जैक केलर उसे कह रहा था, मैं सैंडी ग्रे उर्फ एसजी हूं। तुम्हारे कोडवर्ड्स हैं ब्राजील फुटबॉल का आलमी चैंपियन है, और हमारे कोडवर्ड्स हैं हम फुटबॉल में भी बारूद भरकर कारोबार जारी रख सकती हैं। किंग बोगार्ड ने कहा, बेशक यही कोडवर्ड्स हैं, तुम सच्चे हो, ये बहरूपिया है। ब्राजील के गवर्नर को धमकी दिए हुए 1 घंटा हो चुका है। इस बहरूपिया को बाहर ले जाकर गोली मार दो। ये कुत्ता भौंक रहा था, मुझे धोखा दे रहा था। सैंडी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा यकीन करो, मैं एसजी हूं। बोगार्ड तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। जैक केलर ने उसके अंदर आकर कहा, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं होगा। मैं सैंडी ग्रे बनकर इसे काल कर चुका हूं। अब बाहर जाओ और गोली खाओ। पूरे अमेरिका की मार्केट अब हमारे हाथों में रहेगी। वो आजिजी से बोला, जैक केलर तुम पूरी मार्केट और मेरी तमाम दौलत ले लो, मगर ऐसी जानलेवा साजिश ना करो। उनकी बातों से अब्दुल्ला को मालूम हुआ कि सैंडी से दुश्मनी करने वाले उसके अपने टेलीपैथी जाने वाले साथी जैक केलर और महाधाबी हैं। 2 गनमैन सैंडी को पकड़कर घसीटते हुए खेमे के बाहर ले गए। वहां सोनिया के साथ अदनान खड़ा हुआ था। किंग बोगार्ड ने बाहर आकर तमाम मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा मुतालबा अब तक तस्लीम नहीं किया गया है। 1 घंटा गुजर चुका है। मैं अपनी धमकी के मुताबिक पहले मुसाफिर को गोली मार रहा हूं। यह कहकर उसने अपनी गन से सैंडी का निशाना लिया। सैंडी ने आखिरी बार अदनान की तरफ देखा, फिर कहा, तूने पीछा करते करते आखिर मेरी जान ले ही ली। ठाई की आवाज के साथ एक गोली उसके सीने में आकर लगी। वह जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए साकित हो गया। किंग बोगार्ड ने फोन के जरिए ब्राजील के गवर्नर को मुखातिब किया था, फिर कहा था, लो पहली फायरिंग की आवाज सुनो। उसने गवर्नर को आवाज सुनाते हुए सैंडी को गोली मारी थी, फिर कहा था, अब मैं 40 मिनट के बाद फोन करूंगा। तुमने मुतालबा तस्लीम ना किया तो दूसरे मुसाफिर की जान जाएगी। तुम्हारे बेटे को आखिर में गोली मारी जाएगी। वह फोन बंद करके खेमे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके आगे एक मेज पर शराब की बोतल और गिलास के साथ भुना हुआ गोश्त लाकर रखा गया। अब्दुल्ला उसके दिमाग में था। जैक केलर कह रहा था, बोगार्ड तुम गधे हो। वो गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? एक गधे से भी गए गुजरे हो। तुमने जिसे गोली मारी है वही दरअसल तुम्हारा असलहा सप्लायर सैंडी ग्रे उर्फ एसजी था। ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये सच है तो तुमने उसे मेरे हाथों क्यों हलाक कराया? अमेरिका की मार्केट अब मेरे और महाधाबी के कंट्रोल में रहेगी। वो शराब की बोतल खोलना भूल गया। उसने पूछा, उसे तुम भी हलाक कर सकते थे, फिर खुद ऐसा क्यों नहीं किया? इस तरह तुम्हें मालूम हो गया कि तुम अपने असला सप्लायर को कत्ल कर चुके हो। आइंदा तुम हमसे असला खरीदोगे। मेरा नाम जैक केलर है। उसे दूसरी आवाज़ सुनाई दी, और मेरा नाम महाधाबी है। हम दोनों तुम्हारे भाई को और जांबाजों को रिहा करा सकती हैं। वो एक गिलास में शराब उंडेलते हुए बोला, सप्लायर कोई भी हो, मुझे असला चाहिए। मेरे भाई और जांबाजों के लिए क्या कर सकते हो? जो करना है जल्दी करो। सुना है उन्हें आनी सलाखों के पीछे बड़ी दरिंदगी से टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी रिहाई के सिलसिले में हम $25 लाख लेंगे।
तुम्हारे लोग कल सुबह तक इस कैंप में पहुंच जाएंगे। 25 लाख बहुत हैं। तुम देख रहे हो गवर्नर का बेटा हमारे कब्जे में है। हम खुद ही सुबह तक उन्हें रिहा करा लेंगे। हाँ, वो अपने बेटे की मौत नहीं चाहेगा, लेकिन हम इस बच्चे को मार डालेंगे। दूसरे मुसाफिरों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम अपने लोगों को कैसे रिहा कराओगे? वो परेशान होकर बोला, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे अपनों की रिहाई में रुकावटें पैदा करोगे। हमारा मुतालबा है $25 लाख। ये तुम नहीं दोगे तो हम ब्राज़ील के गवर्नर से लेंगे। उसके बेटे को बखैरियत यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। तुम उस बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे तमाम जाबाजों को जहन्नुम में पहुँचा देंगे। ये सरासर ज्यादती है। हम तुम्हारे असले के मुस्तकिल खरीदार हैं। तुम्हें हमारे बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। इसके बरक्स तुम हमें नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहे हो। प्लीज़ दोस्ताना रवैया इख्तियार करो। ये दोस्ताना रवैया ही है, वरना तुम्हारे खिलाफ ब्राज़ील के गवर्नर से भी सौदेबाजी हो सकती है। तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। बोगार्ड ने तैयारी को हाईजैक किया था। मुसाफिरों को यरगमाल बना रहा था। अपना मुतालबा मनवाने के लिए एक मुसाफिर को गोली मार चुका था। ये यकीन था कि सुबह तक उसका मुतालबा मान लिया जाएगा। ब्राज़ील का गवर्नर अपने बेटे की सलामती जरूर चाहेगा। बोगार्ड कोई रकम खर्च किए बगैर अपने भाई और जांबाजों को रिहा कराने ही वाला था। ऐसे में जैक केलर अपने 25 लाख का धक्का लगा रहा था। ये इतनी बड़ी रकम की अदायगी ख्वामखा होती। मजबूरी ये थी कि वो अदायगी से इनकार नहीं कर सकता था। ये अच्छी तरह समझ रहा था कि वो टेलीपैथी के जरिए उसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसे जान से मार सकती हैं और उसके भाई की रिहाई को रोक सकती हैं। वो बुरी तरह फंस गया था। उसने कहा, मुझे सोचने की मोहलत दे रहे हो? मेरी इल्तिजा है कि मेरी मजबूरी का ख्याल करो और $25 लाख का मुतालबा ना करो। मैं इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सकूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख दे सकूंगा। कोई बात नहीं, अभी 15 दे दो, बाकी किस्तों में अदा करते रहो। अब उन मुसाफिरों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ और ना ही ब्राज़ील के गवर्नर से इस सिलसिले में कोई बात करो। अब मैं उनसे तमाम मामला तय करूंगा। थोड़ी देर बाद आऊँगा। अब्दुल्ला ये बातें पोरस को बता रहा था। पोरस ने कहा, जैक केलर और महाधाबी फिलवक्त लाखों डॉलर्स कमाने की धुन में है। वो अभी अदनान और ममा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाद में उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तुम पापा को उनके हालात बताओ। हमारे दूसरे तमाम टेलीपैथी जाने वालों को हदायत दो कि वो किंग बोगार्ड और उसके तमाम आतियतों के दिमागों में जगह बना लें। अब्दुल्ला उसकी हदायत पर अमल करने लगा। उसने मुझे भी वहाँ के मुख्तसर हालात बताए, फिर मुझे बोगार्ड के अंदर पहुँचा दिया। गोया उसने मुझे मेरी सोनिया के करीब पहुँचा दिया। वो उसी कैंप में थे। अब्दुल्ला ने उसके दिमाग में जाना चाहा था, उसने उसे भगा दिया था। ये समझती रही थी कि वो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन है। मैंने उसके दिमाग में जाना चाहा तो उसने सांस रोक ली। फिर मैंने अदनान के अंदर पहुंचकर कहा, अदनान मेरी जान, मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे पोते हो। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मैंने सुना है तुम्हें आगे ही हासिल होती है। क्या तुम अपनी गैर मामूली सलाहियतों से अपने दादा को पहचान नहीं सकते? उसने मासूमियत से पूछा, गैर मामूली सलाहियतें क्या होती हैं? तुम मेरे दादा हो तो मेरी दादी से बात करो। तुम उनसे कहोगे तो वो ज़रूर मुझसे बातें करेंगी। प्लीज़ मेरी सिफारिश करो। उसने सोनिया से कहा, मम्मा मेरा दिल कहता है तुम्हें इससे बोलना चाहिए। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि वो मेरे दादा हैं। तुम उनसे बातें करो, उनके झूठ सच को समझो। तुम कहते हो कि मैं उसे दिमाग में आने दूंगी, लेकिन किसी सबूत के बगैर उसके रिश्ते को तस्लीम नहीं करूंगी। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा, शुक्रिया। जब तुम मुझसे और अपने बच्चों से मिलोगी तो तुम्हें यकीन होता रहेगा और पिछली बातें याद आती रहेंगी। फिर तुम कोई सबूत नहीं मांगोगी, मुझे अपना मानकर मेरी धड़कनों से लग जाओगी। ऐसा कहते वक्त मैंने उसके चोर ख्यालात पड़े। वो मेरी आवाज़ और लहजे से मुतासिर हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे मैं पहले भी उसके कानों में बोलता रहूं, उसके अंदर भी रस खोलता रहूं। उसकी दिल की धड़कनें ज़रा तेज़ हो गई थीं। वो ज़िद्दी थी, सख्त मिजाज की हामिल थी, किसी को खातिर में नहीं लाती थी, लेकिन मेरी बातें सुनकर एक अनजानी सी अपनाइयत महसूस कर रही थी। उसने पूछा, क्या तुम्हारा नाम फरहाद है और तुम अदनान के दादा हो? हाँ, मेरा नाम फरहाद अली तैमूर। और तुम्हारा नाम सोनिया फरहाद है। क्या तुम खुद को भूल जाने के बावजूद अदनान को अपना पोता मान रही हो? हाँ, मेरा दिल धड़क धड़क कर कहता है मेरा इससे गहरा रिश्ता है। इतनी बड़ी दुनिया में यही एक बच्चा मेरा अपना है। ये कुदरती कशिश है। तुम ऐसी ही कशिश मुझ में भी महसूस करोगी। मुझे अपने पास आने दिया करो, मुझे पहचानने की कोशिश किया करो। क्या तुम्हें मेरे और अदनान के मौजूदा हालात मालूम है? हम इस वक्त ब्राज़ील के जंगल में कैदी बने हुए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, सोनिया तुम और कैदी? आज तक हवा को किसने कैद किया? तुम मेरी फितरत और मेरी ज़िद्दी तबीयत की बात कर रहे हो। वाकई मुझे अंदर से समझते हो, लेकिन मेरा पोता मुझे कुछ करने से रोक रहा है। तुमने उसके अंदर गैर मामूली सलाहियतें देखी हैं, इसलिए उसकी बात मान रही हो। बेशक मैं देखती आ रही हूँ, ये जिस बात की पेशगोई करता है वो दुरुस्त हो जाती है।
तो फिर अपने पोते से पूछो, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखता हूँ? देखें ये क्या जवाब देता है। सोनिया ने अदनान का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, बेटे ये शख्स जो मेरे दिमाग में मौजूद है, ये मेरा कोई लगता है? मैं नहीं जानता। क्या लगता है? मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा, मैंने पहुंचा दिया। क्या मैं इस शख्स के जरिए अपने घर तक पहुंच सकती हूँ? उसने आंखें बंद की, थोड़ी देर चुप रहा, फिर आंखें खोलकर बोला, हाँ। मैंने खुश होकर कहा, सोनिया मेरी जान, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं अपने पोते की हर पेशगोई को पहले आजमाती हूँ, तुम्हें भी आजमाऊंगी। मैंने सर दाह भरकर कहा, चलो यही सही, इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे अपने अंदर आने दोगी। मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करता रहूंगा। काम की बात करो, क्या मैं अपने मासूम पोते के साथ इस जंगल में कैदी बनी रहूंगी? मैं अभी जाकर किंग बोगार्ड के ख्यालात पढ़ता हूँ। हमारे दूसरे टेलीपैथी जाने वाले भी बोगार्ड के तमाम जाबाजों के अंदर फैल रहे हैं। मैं तुम्हें किसी वक्त भी एक्शन में आने का मौका दूंगा। अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। अब्दुल्ला ने आकर कहा, सर जैक केलर और महादाबी दोहरी चालें चल रहे हैं। मौजूदा हालात में दोनों तरफ से माली मुनाफा हासिल कर रहे हैं। बोगार्ड से किस्तों में $25 लाख वसूल करने वाले हैं। उधर ब्राज़ील के गवर्नर से कह रहे हैं कि उसके बेटे को इसी शर्त पर सही सलामत रहने देंगे जब वो गवर्नर $10 लाख अदा करेगा, वरना वो गवर्नर और बोगार्ड के दरमियान लेन देन का कोई सौदा नहीं होने देंगे। वो गवर्नर के बेटे और बोगार्ड के भाई को मार डालेंगे। मैंने कहा, मुझे जैक केलर और महादाबी के बारे में ये मालूम हो चुका है कि उनमें से एक यूरोप में और दूसरा एशिया में दहशतगर्दों और हुकूमत के बागियों को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करता है। अब दोनों मिलकर पूरे अमेरिका में सैंडी ग्रे की जगह ले रहे हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अदनान और सोनिया को उनके शर से किस तरह महफूज रख सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, वो दोनों अदनान बाबा और मैडम के बारे में जानते हैं। उन्हें मालूम है कि वो बोगार्ड के कैंप में हैं। मैंने बोगार्ड के ख्यालात पढ़े हैं। अभी वो नहीं जानता है कि अदनान और सोनिया का ताल्लुक मुझसे है, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो जाएगा। उन दोनों के पास हमारे टेलीपैथी जाने वालों को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन सोनिया किसी को अपने अंदर नहीं आने देगी। मुझे मुसलसल उनके पास रहना होगा। ज़रा ठहरो, मैं सोनिया को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने फिर उसके पास आकर कहा, मेरी जान, हालात बहुत संगीन है। मुझे ख्याल ख्वानी के ज़रिए दूसरी तरफ भी मसरूफ़ रहना होगा। ऐसे वक्त मुझ पर भरोसा करो, मुझसे ताउन करो। उसने कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बात क्या है, मुझसे क्या चाहते हो? जिस तरह मुझ पर भरोसा कर रही हो, उसी तरह अपनी बेटी आला बीबी और बेटे किब्रिया पर भरोसा करो। उन्हें अपने अंदर आने दो। क्या मेरी एक बेटी और एक बेटा है? वैसे तो 3 बेटे हैं, बाकी 2 के नाम पारस और पोरस हैं, लेकिन तुमने आला बीबी और किब्रिया को अपने वतन से जन्म दिया। अगर तुम कहते हो कि मैं उन्हें जन्म देने वाली माँ हूँ तो उन्हें मेरे पास भेज दो। मैंने खुश होकर कहा, यू आर सो स्वीट डार्लिंग, मैं उन्हें अभी बुला रहा हूँ। फिर मैंने आला बीबी और किब्रिया से कहा, चंद घंटों के लिए अपनी मसरूफियात को भूल जाओ, अपनी ममा के पास आओ। सोनिया से ज़्यादा कोई मसरूफियत अहम नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने आकर उसे सलाम किया, अपनी भरपूर मोहब्बत जाहिर करते रहे। मैंने उन दोनों से कहा, अपनी मम्मा से बातें करो और वहाँ के हालात मालूम करो। कोई मसला पैदा हो तो मुझे मुखातिब करना। मैं ब्राज़ील के गवर्नर के अंदर पहुँच गया। वो दूसरे आला हुकाम से मौजूदा हालात पर गुफ्तगू कर रहा था। एक हाकिम कह रहा था, बोगार्ड के आदमियों को रिहा करना ही होगा। उसने आपके बेटे के अलावा तकरीबन 150 मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। दूसरे हाकिम ने कहा, अब एक नया मसला पैदा हो गया। 2 टेलीपैथी जानने वाले $10 लाख का मुतालबा कर रहे हैं। ये यकीन दिला रहे हैं कि वो आपके बेटे समेत किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कल सुबह तक उन्हें बोगार्ड की कैद से निकाल लाएंगे। तीसरे हाकिम ने कहा, लेकिन वो बोगार्ड के आदमियों की रिहाई भी चाहते हैं, जबकि हम उन्हें रिहा कर रहे थे, कोई रकम अदा नहीं कर रहे थे। ये टेलीपैथी जानने वाले हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं। ख्वामख्वाह हमारे दरमियान आकर $10 लाख भत्ता मांग रहे हैं। हम टेलीपैथी के आगे मजबूर हैं। वो हमें बोगार्ड से रब्ता करने नहीं दे रहे हैं। उधर बोगार्ड भी मजबूर हो गया। मैं उनकी बातें सुन रहा था। वहाँ खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड की ज़ुबान से उन्हें मुखातिब किया, हेलो एवरीबॉडी। उन्होंने सवालिया नज़रों से उस गार्ड को देखा। वो बोला, मिस्टर फरहाद अली तैमूर इस वक्त मेरे अंदर हैं। उन्होंने बेयकीनी से उन्हें देखा। मैंने उसकी ज़ुबान से कहा, यह दुरुस्त है, मैं तुम्हारे इस मुसल्ला गार्ड की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। तुम सब एक दहशतगर्द और तखरीबकार किंग बोगार्ड और 2 टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान उलझे हुए हो। क्या ये दुरुस्त है? गवर्नर ने कहा, हाँ, पहले बोगार्ड और 2 टेलीपैथी जानने वाले थे, अब तुम आ गए हो। तुम हमेशा अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ बहुत कुछ करते रहते हो। आज भी तुम मौके से फ़ायदा उठाने आए हो। बोलो, अब तुम हमारे लिए कौन सा नया मसला पैदा करोगे? मैं तुम लोगों की बेजा मुखालफत नहीं करता हूँ। जब तकलीफ़ पहुँचती है तभी रद्द अमल ज़ाहिर करता हूँ। अब हमसे क्या तकलीफ़ पहुँच रही है? तुम्हारी आमद ने हमें परेशान कर दिया। अपने दिलों से अंदेशे निकाल दो। मैं उन टेलीपैथी जानने वालों के खिलाफ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एक हाकिम ने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे कानों को यकीन नहीं आ रहा है।
यकीन आए तभी वही करूंगा। तुम अपने 10 लाख डॉलर्स बचा कर रखो, किसी को अदा ना करो। तुम्हारा बेटा और दूसरे तमाम मुसाफिर भी बखैरियत अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। तुम उनके मुतालबात मानने का वादा करो, मगर उन्हें सुबह तक टालते रहो, मैं उनसे निमट लूंगा। गवर्नर ने कहा, वह तुमसे मात खाएंगे तो इंतकामन मेरे बेटे को मार डालेंगे। मैं कह चुका हूं, तुम्हारे बेटे को और किसी भी मुसाफिर को जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्हें सुबह तक टालते रहो। आला बीबी और किबरिया अपनी जिंदा दिली से सोनिया और अदनान का दिल बहला रहे थे। सोनिया कह रही थी, तुम दोनों हंसते बोलते मुझे यकीन दिला रहे हो कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। खुदा करे कि यह सच हो। वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो। मुझे माजी की बातें याद दिलाते रहो। मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो कह रहे हो वो बातें दिल को लग रही हैं। मैं भूल गई हूं कि यहाँ कैदी बनी हुई हूँ। आला बीबी ने कहा, यह कोई कैद नहीं है मामा, आप तो फौलादी दीवारें तोड़कर निकल जाती हैं। किबरिया ने कहा, आप यहाँ कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, हम आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। मुझे उनकी बातें सुनकर इत्मीनान हुआ कि सोनिया उनके साथ घुल मिल रही है। मैं बोगार्ड के अंदर आ गया। वहां जैक कैलर उसे बोल रहा था, कल सुबह बैंक खुलेगा तो तुम पहली पेमेंट 15 लाख रुपए हमारे कालाकार को दोगे। हम तुम्हारे भाई और दूसरे जांबाजों को रिहाई दिलाकर वहां पहुंचा देंगे जहां तुम चाहोगे। यहाँ कैदी बने हुए तमाम मुसाफिर हमारी कस्टडी में रहेंगे। हम तमाम मुसाफिरों के रिश्तेदारों से कहेंगे कि वो अपने अपने अजीज़ों की सलामती और रिहाई के लिए 1-1 लाख डॉलर्स अदा करें। तुमने तैयारी को हाईजैक करके हमारे लिए करोड़ों डॉलर्स कमाने के रास्ते हमवार कर दिए। महाधाबी ने कहा, कैलर, हम लेन देन में इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि 2 अहम बच्चों को भूल रहे हैं। एक तो गवर्नर का बेटा है, हमें उसके दिमाग को गिरफ्त में रखना चाहिए। दूसरा फरहाद अली तैमूर का पोता है, वो गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला बच्चा किसी वक्त में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उस पर दोहरी मुसीबत यह है कि उसकी दादी सोनिया उसके साथ है। जैक कैलर ने कहा, ओ गॉड, मैं मुनाफा समेटने की धुन में उस खतरनाक बच्चे को भूल गया था। देखा जाए तो अदनान ने ही सैंडी ग्रे को दौड़ाते दौड़ाते यहाँ मरने के लिए पहुंचाया था। वो तो मर गया, लेकिन अब उस बच्चे को किसी भी सूरत से जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसने वो गार्ड को हुक्म दिया, दोनों बच्चों को यहाँ बुलाओ, उनमें से एक जिंदा रहना है और दूसरे को मरना है। बोगार्ड ने हुक्म की तामील की, अपने मातियतों को हुक्म दिया कि उन बच्चों को खैमे के बाहर लाया जाए। बोगार्ड बहुत बड़ी दहशत गर्द तंजीम का सरगना था। पूरे ब्राज़ील में उसके नाम से दहशत तारी हो जाती थी। अब वही किंग बोगार्ड टेलीपैथी जानने वालों के आगे झुक रहा था। गवर्नर के बेटे और अदनान को वहां लाया गया। अदनान के साथ सोनिया थी। बोगार्ड खैमे से बाहर आकर उन्हें देखकर सोचने लगा, ये दोनों आम से बच्चे हैं, फिर वो टेलीपैथी जानने वाले इन्हें अहमियत क्यों दे रहे हैं? इनमें फरहाद का पोता कौन है? महाधाबी ने अपने आलाकार के जरिए गवर्नर के बेटे से नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम टोनी स्टैनले है। महाधाबी उसके बच्चे के अंदर पहुंच गया। मैं भी उसके अंदर आया। मुझे अदनान की तरफ से इत्मीनान था। जैक कैलर ने अदनान के दिमाग में पहुंचकर कहा, सैंडी ने बताया था तुम एक खतरनाक बच्चे हो, हमने जहाज में देखा था। सैंडी ने जो जहरीला खाना तुम्हारी दादी के पास पहुंचाना चाहा था, उसे तुमने सैंडी के पास पहुंचा दिया, उसे मरने के लिए। आखिरी दम तक हिसाबी कमजोरी में मुब्तला रखा। अदनान खामोश रहा। आला बीबी ने उसकी आवाज़ और लहजे में सोच के जरिए पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, तुम कैदी बने हुए हो, ऐसे मजबूर और बेबस तो नहीं हो सकते। क्या तुमने टेलीपैथी जानने वाले दादा को नहीं बुलाया? अदनान ने कहा, मैं ज़रूरी नहीं समझता, मुझे तुम लोगों का ये तमाशा अच्छा लग रहा है, मैं मज़े से देख रहा हूँ। तुम्हारी दादी इन हालात में खामोश नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ कर गुजरती हैं। ये मुतमईन क्यों है? मैं नहीं जानता, तुम खुद ही पूछ लो। जैक कैलर ने बोगार्ड की जुबान से कहा, मैडम सोनिया, एक टेलीपैथी जानने वाला तुमसे बातें करना चाहता है, उसे अंदर आने दो। वो खामोश रही। जैक कैलर ने उसके अंदर आकर कहा, थैंक यू मैडम, मैंने जहाज में राब्ता करना चाहा था, तुमने सांस रोककर मुझे भगा दिया था। अब तुम्हारा रवैया बदल गया है, तुम बड़ी खामोशी से कैदी बनी हुई हो। इस इत्मीनान की वजह मालूम कर सकता हूँ? सोनिया ने कहा, ताज्जुब है, मैं कुछ करती तो परेशान होते, खामोश हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ फिर भी परेशान हूँ। तूफान की आमद से पहले समुद्रों की लहरें पुरसुकून हो जाती हैं। तुम्हारा पुरसुकून रहना भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मुझे और मेरे पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे कोई अंदेशा होता तो तुम्हारी 12 बजा देती। मैं वाकई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम खेमे के अंदर जाकर आराम से लेट जाओ और मुझे तनवीमी अमल करने दो। अब तुम अपने मरने की बात कर रहे हो, ये खुशफहमी दिल से निकाल दो कि हज़ारों मील दूर यूरोप के एक इलाके में महफूज हो और मौत तुम्हारी शारक तक नहीं पहुंच सकेगी। क्या तुम अपनी मौत से पहले अपनी तबाही का तमाशा देखना चाहोगे? वो परेशान होकर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। ये हम सब जानते हैं कि एशिया, यूरोप और अमेरिका में हथियार बेचने वाले कितने मुजरिम हैं और वो किस तरह रूपोश रहती हैं। सिर्फ वो 3 टेलीपैथी जानने वाले सैंडी ग्रे, जैक कैलर और महाधाबी नजरों में नहीं आते थे। वैसे वो छुप जाते थे, लेकिन अपने असले के गोदामों को छुपा नहीं पाते थे। कभी कभी कोई गोदाम इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ जाता था। वो ख्यालख्वानी के जरिए कानून के मुहाफिजों को रोकते थे, उन्हें मुसाइब में मुब्तला करते थे। जब वो बाज ना आते तो उन्हें मार डालते थे।
उनके कुछ गोदाम बाबा साहब के इदारे के सुराग रसानों की नज़रों में थे। किबरिया ने उनसे एक गोदाम की तफसील मालूम की। ख्याल ख्वानी के जरिए वहां धमाके के इंतजाम कर चुका था। इस वक्त वो अपनी ममा के दिमाग में था। सोनिया ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, यूरोप के कई ममालिक में तुम्हारे असलहे के कई गोदाम हैं। मैं फ़िलहाल तुम्हें इटली पहुंचा रही हूँ। वहाँ के एक जजीरे कैप्री में तुम्हारा एक किलानुमा महल है। उस महल के एक हिस्से में असले का बहुत बड़ा जखीरा है। वहाँ कम से कम $5 करोड़ के हथियार हैं। अगर तुमने 5 मिनट में वहाँ पहुंचकर उनकी हिफाजत नहीं की तो वहाँ छठे मिनट में एक दिन का भी नहीं रहेगा। जैक केलर ने एकदम से बौखलाकर महाधाबी से कहा, जजीरा कैप्री चलो, मैं बुरी तरह बर्बाद होने वाला हूँ। महाधाबी ने पूछा, क्या बात है? उसी जजीरे में तुम्हें क्या नुकसान पहुंचने वाला है? मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ, मुझे वहां ले चलो। वो दोनों कैप्री महल के उसी हिस्से में पहुंचे जहां असले का जखीरा था। वहां का इंचार्ज एक कमरे में आराम कर रहा था। उन्होंने उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो थोड़ी देर पहले बड़े हॉल में गया था जहां हर तरह के हथियार और गोला बारूद का जखीरा था। उसने उस हॉल में एक बड़ी कुव्वत का टाइम बॉम्ब रखा। वो बॉम्ब 2 मिनट के बाद फटने वाला है। वो उसे गालियां देते हुए दौड़ाते हुए उस हॉल के दरवाजे पर ले आए। दरवाज़ा मुकफ्फल था। उस बड़े दरवाजे को खोलने में कुछ वक्त लगा। हॉल में पहुंचने तक 1 मिनट रह गया। जैक केलर ने चीख कर पूछा, तुमने वह टाइम बॉम्ब कहाँ रखा है? उसे फ्यूज करो। इंचार्ज दौड़ता हुआ उधर गया, लेकिन बॉम्ब के करीब पहुंचने से पहले ही किबरिया ने उसे औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। वो तकलीफ से कराहने लगा। जैक केलर और महाधाबी ने उसे उठाया, उसे बॉम्ब की तरफ बढ़ाया। वो उस पर झुककर सोचने लगा, इसे किस तरह फ्यूज किया जाता है। वो फ्यूज करना जानता था, लेकिन किबरिया उसे समझने का मौका नहीं दे रहा था। उन दोनों ने उसे समझाया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। एक जोरदार धमाके के साथ ही किबरिया, जैक केलर और महाधाबी मुर्दा दिमाग से निकल गए। जैक केलर के ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। अगर वो जजीरे में होता तो आंखों से देखता कि करोड़ों डॉलर्स के असले के साथ वो महल किस तरह तबाह होकर खंडर बन रहा है। जैक केलर वहां से बहुत दूर स्विट्जर के एक शहर बैसल में था। अपने बंगले के बेडरूम में निढाल सा बैठा हुआ था। महाधाबी ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे दिली सदमात को समझ रहा हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जहाज में फैसला किया था कि उस बच्चे से दूर रहेंगे जिस पर टेलीपैथी असर नहीं करती, और जो टेलीपैथी जानने वालों के पीछे पड़ जाता है उस बच्चे से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम बोगार्ड से $25 लाख और गवर्नर से $10 लाख हासिल करने के लालच में उस बच्चे को भूल गए। जैक केलर ने कहा। सोनिया इसलिए खामोश और मुतमईन थी। उसके पीछे टेलीपैथी जानने वालों की बहुत बड़ी कुव्वत है। पता नहीं वो हमारे बारे में कैसी कैसी मालूमात रखते हैं। हमारे खिलाफ कहाँ कहाँ बारूद बिछा रखा है। हमारी सलामती इसी में है कि हम उनसे दूर रहें। कभी उन्हें मालूम ना होने दें कि हम कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, तभी जिंदा रह सकेंगे। महाधाबी ने कहा, इतने बड़े नुकसान से तुम्हें जहनी सदमा पहुंचा है, इसीलिए तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। सबसे पहले तुम्हें यह यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे दिमागों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमें कभी दिमागी और जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हमारा कमज़ोर पहलू यह है कि हम उनसे असले का कारोबार नहीं छुपा सकेंगे, लेकिन उसे भी छुपाने या कारोबार तब्दील करने की कोई तदबीर की जा सकती है। आज तुम्हें करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है, उसका मातम ना करो। हम टेलीपैथी के जरिए अरबों डॉलर्स कमाते रहेंगे। अहम सवाल यह है कि अभी हमें क्या करना है। क्या सोनिया और उसके पोते के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना दानिशमंदी होगी? हम नहीं जानते कि वो दूसरा धमाका कहाँ करेंगे और हमें कितना नुकसान पहुंचाएंगे। वो हमारी तरफ भी आ सकते हैं। हाँ, उनसे कुछ बैद नहीं। उन्होंने मेरे बारे में भी बहुत सी मालूमात हासिल की होंगी। मुझे भी तबाह करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ बारूद बिछाया होगा। उनके खिलाफ कुछ करने से पहले हमें यूरोप और एशिया के तमाम इलाकों के तमाम गोदामों को चेक करना होगा। इस काम में कई हफ्ते लगेंगे। तब तक उनसे समझौता करते रहें तो बेहतर रहेगा। वो दोनों सोनिया के दिमाग में आए। जैक केलर ने कहा, मैडम, तुम्हारी खामोशी और इत्मीनान की वजह समझ में आ गई है। हम अपना मजीद नुकसान नहीं चाहते। हमें आपस में समझौता कर लेना चाहिए। सोनिया ने कहा, समझौता एक शर्त पर होगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ब्राज़ील के गवर्नर से और बोगार्ड से कोई मुतालबा ना करो। यहाँ किसी मुसाफिर को नुकसान ना पहुँचाओ, वरना आगे क्या होने वाला है ये तुम सोच भी नहीं सकोगे। मैडम, हमें और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की बात ना करो। हमें फिर लाखों डॉलर्स का खसारा होगा। हम आपको पोते समेत सलामती से किसी करीबी शहर में पहुँचा देंगे। ये हमारा गेम है, हमें खेलने दें। आप कोई दूसरी शर्त पेश करें। कोई दूसरी शर्त नहीं है, यहाँ से जाओ, वरना इस बार स्विट्ज़रलैंड के गोदाम में धमाका होगा। वो एकदम से परेशान होकर बोला, नहीं नहीं, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों बुज़दिल नहीं थे, लेकिन पहले अपने तमाम गोदामों को और वहाँ के अमले को चेक करके मुतमईन होना चाहते थे कि हमारी टेलीपैथी जानने वाले वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। वो अपनी तमाम कमजोरियाँ दूर करने के बाद ही हमसे मुकाबला करने की जुर्रत कर सकते थे। वो बहुत बड़ी बाजी अधूरी छोड़कर जैसे चले गए, लेकिन बोगार्ड और दूसरे आलाकारों के अंदर मौजूद रहे। ये देखना चाहते थे कि हम वहाँ क्या करने वाले हैं।
उनके जहन में ये बात भी थी कि बाजी उनके हक में पलट सकती है। वो किसी सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकते थे और हारी हुई बाजी जीत सकते थे।